Okay, so guys, now as I've given you a basic understanding of this, I want you people also to give me your view about it. Like, what do you understand by financial accounting or financial management accounting concepts, so that we will see like what is your understanding and how it is going to help you out. What is your view about it? Hmm. Who will start? Ritika, will you start? Ritika? Yes, ma'am. हाँ, will you tell me what you understand by financial accounting? क्या है ये? क्या पढ़ने जा रहे हैं हम इसके अंदर? कुछ भी, whatever is your view about it. Ma'am, for me, accounting is management of money Hmm. and look for the profit and losses. And Okay. I don't know more about the accounting because I'm not from accounting. हाँ, तो that is why I'm asking ना, because you people are not Yeah. from accounting background, finance background, so still you people are studying. So what is your view? ऐसा होता है ना, जैसे for example मैं साइंस के बारे में सुनती हूँ और मैंने अगर साइंस नहीं पढ़ा तो मेरे हिसाब से मुझे क्या लगता है साइंस क्या है ना? Yeah. हाँ, तो वही वही तो आपके हिसाब से लाइक जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है वो अकाउंटिंग है, करेक्ट? Yes, ma'am. ठीक है। नदीम, यस मैम। आप क्या समझते हो? मैम और मनी ट्रांजैक्शन जो होता है मैम, इसमें टोटल ये प्रॉफिट और लॉस भी देखा जाता है मैम इसमें। और हम्म, ठीक है। हाँ, सो मोटा मोटी जो भी हमारा अकाउंटिंग में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो रहा है, आप बोल रहे हो वो यस मैम। फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, ठीक है। ठीक है, सो मोर और लेस सबकी अंडरस्टैंडिंग ठीक है कहीं ना कहीं, कि जो भी पैसे से रिलेटेड ट्रांजैक्शन होगी, जो पैसा आया पैसा गया, है ना, वो सब यस जितना मैम। भी होगा, क्योंकि देखो बिजनेस कैसा चल रहा है, मैंने बोला बिजनेस अच्छा चल रहा है, तो रितिका ने पूछा आप कैसे कर सकते हो बिजनेस अच्छा चल रहा है? जब तक मैं ये नहीं दिखाऊंगी कि देखो बिजनेस में मेरे प्रॉफिट है, इतने रुपए का प्रॉफिट है, या इतने रुपए की हम लोग कंसिस्टेंसी के साथ ग्रो कर रहे हैं, तो तब तक जब मैं क्वांटिफाइड वे में नहीं बताऊंगी, मॉनेटरी वे में, तब तक नहीं, रितिका को यकीन नहीं होगा कि हाँ बिजनेस अच्छा चल रहा है। सो बेसिकली अकाउंटिंग क्या करता है, जितनी भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज हैं, जितने भी पैसे से जुड़ी हुई ट्रांजैक्शंस हैं, उसको पहले आइडेंटिफाई करता है, उसको फिर उसको बेसिकली रिकॉर्डिंग करता है, क्लासिफाई करता है, समराइज करता है, ताकि जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है उससे मुझे क्या आउटपुट मिला, या मेरा क्या बेनिफिट हुआ, या क्या लॉस हुआ, क्या रिजल्ट है, वो मैं उससे निकाल पाऊं। सो दैट इज बेसिकली अबाउट योर अकाउंटिंग। ठीक है। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करते हैं हम, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग मोरलेस वही है आपका जो हम अपने फाइनेंस से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं। क्लियर? गाइस Yes, क्लियर? ma'am. ठीक है। अच्छा, अब मैंने स्क्रीन शेयर किया है, इसमें ना अभी, हाँ, ये जैसे अकाउंटिंग है उसकी डेफिनेशन है, ये सारी चीजें हम छोटा सा पहले पढ़ेंगे, उसके बाद आपको मैं 5 मिनट्स दूंगी या 10 मिनट्स दूंगी, आप उसको पढ़ के अपने ही फॉर्म में कुछ तैयार करके मेरे को सुनाएंगे कि मैम मैंने ये देखो ये तैयार किया है। चाहे आप वर्ड में लिखो, स्क्रीन शेयर करके दिखाओ मुझे, या फिर आप अपना जिस बनाओ उसका कॉपी में लिखो, मुझे समझाओ, पर आप ही करोगे। क्यों हम कर रहे हैं ये एक्टिविटी? बिकॉज ये आपके एग्जाम में मोर और लेस ज्यादातर क्वेश्चन में अच्छे मार्क्स पे लेके आता है। ठीक है गाइस, क्लियर? Okay, ma'am. ठीक है। अच्छा, एक मेरे को इसमें ये देखना है, डेबिट क्रेडिट वाला भी। हम्म, ठीक है, तो आज मैं आपको ये भी समझा दूंगी, रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, गोल्डन रूल्स। ठीक है, पेज नंबर 73 पे। ठीक है, तो who will read this definition for me? What is accounting definition and meaning of accounting? हम्म, दृष्टि, दृष्टि। मैम मेरा ना कनेक्शन में प्रॉब्लम हो रहा है। अच्छा, तबियत मैं आ वास्ते। रही मैं आई एम ट्राइंग मैम।
अच्छा, तभी आवाज में तो बहुत पावर है आज। नहीं, मैंने ईयरफोन कनेक्ट करने की कोशिश कर रही थी बट वो नहीं हो रहा है मैम। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लैपटॉप बट में साउंड बहुत कम आ रहा है। अच्छा, तो आप फोन से ले लो, कोई बात नहीं, फोन से यू कैन व्यू ना। यस मैम, एक्चुअली फोन में भी चार्ज नहीं, बट कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ मैम। अच्छा चलो कोई नहीं, कर रही हूँ मैं। मैं एक बार, चलो नदीम आप पढ़ो एक बार। ओके मैम। हम्म। Accounting is a process of identifying and measuring quantitative financial activities and communicates these financial reports to the decision makers. According to the American Institute of Certified Public Accountants, accounting is the part of recording, classifying, and summarizing in a significant manner and terms of money, transaction, and events which are in part at least of a financial character and interpreting the result thereof. सो अकाउंटिंग बेसिकली क्या है? अकाउंटिंग का मतलब हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, मतलब फाइंड आउट करते हैं कि कौन सी ऐसी एक्टिविटीज हैं जो फाइनेंशियल नेचर की हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताऊं आपको, अगर आपका फॉर एग्जांपल कार की वैल्यू कम हो गई, ऑफिस में कार चल रही थी, कैब चल रही थी, उसकी वैल्यू डाउन हो गई, तो जब वैल्यू Yes, डाउन हो गई, इसका मतलब वो फाइनेंशियल वैल्यू डाउन हो गई। आपने 5 लाख की गाड़ी ली थी, ऑफिस में लगाई आपने अपने ऑफिस के लोगों को आने जाने के लिए, और अब उसकी 1 साल के बाद वैल्यू हो गई 4 लाख। सो दैट मीन्स उसका जो 1 लाख का डाउन हुआ है ना वैल्यू, वो एक फाइनेंशियल पार्ट है जिसको आप रिकॉर्ड कर सकते हो। अब मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, जब ये वैल्यू कम हुई, इससे मेरे बिजनेस के टोटल वैल्यूएशन पे इम्पैक्ट पड़ेगा, एसेट्स की वैल्यू पे? रितिका? मैम आई थिंक नो, बिकॉज हमने उस चीज को 1 साल तक यूज भी किया है। हाँ, तो पर 1 साल तक यूज तो किया, पर यूज करने से उसको, मगर आज आप उसको रीसेल करने जाते हो या देखो, आप अपनी बुक्स के अंदर ये भी तो दिखाते हो ना मेरे पास क्या क्या है मेरे बिजनेस के अंदर और उसकी वैल्यू कितनी है। भाई 5 लाख की गाड़ी है, 2 लाख का फर्नीचर है, 3 लाख के स्टोर्स हैं, या 10 लाख की मेरे पास जमीन है, तो ये टोटल मेरी 25-25 लाख रुपए के एसेट्स हैं मेरे बिजनेस में। अब उसमें से 5 लाख वाली गाड़ी 4 लाख की हो गई, दैट मीन्स मेरा वो एसेट वैल्यू 25 लाख की जगह 24 लाख हो गया। सो 1 लाख रुपए से बिजनेस की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एसेट वैल्यूएशन कम हुई, कम हुई ना? हाँ। हाँ ठीक है, जी। मतलब आप इसको yes, ma'am. फाइनेंस यानी कि पैसे के फॉर्म में आपने इसको मेजर कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है, जिसका इम्पैक्ट मेरे बिजनेस पे क्या पड़ रहा है वो मुझे पता चल गया। अब मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, आपके ऑफिस में 3-4 लोग बहुत ही आपके जिसको बोलते हैं ना रिलायबल, मोस्ट रिलायबल पीपल थे जो छोड़ के चले गए ऑफिस, क्या उससे आपके बिजनेस पे इम्पैक्ट पड़ेगा? यस मैम पड़ेगा क्या impact. इम्पैक्ट पड़ेगा? मैम जिस तरह से मैम वर्क हो रहा था स्लो हो जाएगा मैम, न्यू हम्म। वर्कर्स आएंगे तो। तो क्या हम इस चीज को फाइनेंशियली उस चीज को क्वांटिफाई कर सकते हैं? कहने का मतलब है, भाई आपकी एसेट की वैल्यू कम हुई, वो तो आपने फाइनेंशियली उसको क्वांटिफाई करके कॉपी में लिख दिया, आपने बुक्स में लिख यस दिया, मैम। आपने है ना अकाउंट्स में लिख दिया, पर अब अकाउंट्स में क्या लिखोगे? मेरे 4 लोग छोड़ के चले गए। नो। क्या हम इसको क्वांटिफाई कर सकते हैं? जो ये है तो ये भी लॉस यस है ना, मैम लॉस तो है। पर हम इसको क्वांटिफाई नहीं कर सकते। उन लोगों का बिहेवियर, उन लोगों का कोऑर्डिनेशन, उन लोगों का कॉपरेशन, या उन लोगों के ऊपर जो विश्वास था ओनर का, वो ऑब्वियसली उसको हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते, पर उससे इम्पैक्ट तो है मेरे बिजनेस पे, लेकिन फाइनेंशियल इम्पैक्ट नहीं है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इस तरह की जो ट्रांजैक्शंस हैं या इस तरह की जो एक्टिविटीज है, उसको हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते फाइनेंशियल एक्टिविटी में, और हम उसको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते। तो बेसिकली मेरा मेरा कहने का मतलब ये है मोटा मोटा कि अकाउंटिंग या फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जो बात करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ फाइनेंस से रिलेटेड एक्टिविटीज को काउंट करता है, ठीक है। अब एक बार इसको फिर से गो थ्रू करो, अब मेरी बात को समझ में आया तो इसको इसको फिर से गो थ्रू करो, अब ज्यादा अच्छे समझ में आएगी।
स्पेशली ये जो नीचे वाली रहे वो है, देखो ये क्या कहता है अकाउंटिंग, इट इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना, समराइज करना। रिकॉर्ड करना मतलब कागजों में उसको लिख लेना कि भाई ये हुआ, उसको क्लासिफाई करना, क्लासिफाई करने का मतलब है जो भी फाइनेंशियल एक्टिविटी, जैसे गाड़ी से कार से रिलेटेड एक्टिविटी है तो कार वाले अकाउंट में डाल दिया, कैश से रिलेटेड एक्टिविटी है कैश में डाल दिया, उनको फिर समराइज करना मतलब टोटल उसकी समरी बनाना, इस तरह से समरी बनाना उसकी कि उससे हमें उसका रिजल्ट जो है वो हम इंटरप्रेट कर सके। ठीक है, ये मेरी मोटा मोटी अकाउंटिंग होती है। क्लियर हुआ अभी गाइस, क्लियर हुआ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, एग्जाम में ना ये वाली डेफिनेशन, इसकी एक्सप्लेनेशन या कई बार आपको ना इनडायरेक्ट क्वेश्चन इसके ऊपर आता ही आता है। तो हम इसमें मैंने जो आपको भी एग्जांपल भी बताया ना, कार की डेप्रिसिएशन वाला, और किसी एक एम्प्लॉय का छोड़, आप वो भी एक्सप्लेन कर सकते हो। जब आपसे कोई सिनेरियो वाइज कुछ पूछ लेते हैं तो आप उस पर वो डाल देना। ठीक है, अच्छा। सो मोटा मोटी अगर हम बात करें तो रिकॉर्ड करना उसका जो हम लोग देखते हैं, देन फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को बना के रखना, ऑडिट्स वगैरह करना, रिपोर्टिंग करना, एनालाइज करना। रिपोर्ट एंड एनालाइज करने का मतलब है कि भाई हमारी गाड़ी की वैल्यू डेप्रिसिएट हुई, हमारे एसेट्स डेप्रिसिएट हुए, उससे मेरे बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, तो उस चीज को एनालाइज करना, उस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से समरी निकालना, मैनेजमेंट को दिखाना भाई इससे मेरे बिजनेस पे ये इम्पैक्ट हुआ है। फिर कुछ टैक्सेशन वाले जो मैटर्स होते हैं उनको एडवाइस करना। तो ये सारी चीजें जो है हम लोग जनरली फाइनेंशियल अकाउंटिंग में करते हैं। ठीक है, अच्छा। अब जो मैंने अभी आपको ऊपर डेफिनेशन बताई है उसमें कंपोनेंट्स मोटा मोटी वही है रिकॉर्डिंग। अब जब आपके पास एग्जाम में बड़ा क्वेश्चन आता है ना, तो आप ये रिकॉर्डिंग, मैंने यहाँ पे ना इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है रिकॉर्डिंग में, जैसे प्राइमरी फंक्शन अकाउंटिंग का रिकॉर्ड्स बनाना, फिर उसको समराइज करना जो मैंने बताया था, देन रिपोर्ट आउट करना कि भाई इससे मेरे बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, एनालाइज करना, भाई समरी निकाल के देना फाइनली कि भाई इस चीज से मेरी ग्रोथ हो रही है या इस चीज से मेरा आगे के आने वाले 5 साल में ये प्रेडिक्शन बैठ रही है। ये सारी चीजें जो करना, ये दैट इज माय अकाउंटिंग। अब एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि अकाउंटिंग साइंस है या फिर आर्ट है। देखो, अकाउंटिंग जो बेसिकली है ना, उसमें हमारे को रूल्स एंड रेगुलेशंस तो फॉलो करने ही होते हैं, मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं जिसके हिसाब से हमें अपनी रिकॉर्डिंग करनी होती है ट्रांजैक्शंस की, है ना। लेकिन किस तरह से, कौन से वाले तरीके से रिकॉर्ड करोगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन क्या होती है, मशीन की वैल्यू कम होना, जैसे गाड़ी की वैल्यू कम हुई इसका मतलब गाड़ी की वैल्यू डेप्रिसिएट हुई। अब उसको जब हम अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे ना, हम दो तरीके से रिकॉर्ड कर सकते हैं। एक होता है रिटन डाउन वैल्यू मेथड और एक होता है स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड में हम सीधा सीधा बात करते हैं कि भैया हर महीने मेरी मशीनरी 10,000 रुपए से घिस रही है, सीधा सीधा हमने 10%, जैसे हमने फॉर एग्जाम्पल 10 लाख की मशीनरी है, 10 लाख की मशीनरी पे हमने 10% मान लिया, हर महीने का साल का डेप्रिसिएशन हमने माना 1 लाख रुपए से मशीनरी घिस जाएगी, तो 5 साल के 5 लाख रुपए हो गए। करेक्ट है, करेक्ट है यहाँ पे, हाँ जी मैम। यस मैम। क्योंकि 10 लाख रुपए के ऊपर हम 10% लेके चल रहे थे 1 साल का, है ना, तो 5 साल में 5 लाख। हमने बोला कि मोटा मोटा स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से 5 लाख की मशीनरी मेरी घिस जाएगी, यानी कि वैल्यू उसकी कम हो जाएगी, यानी कि 10 लाख से सीधा सीधा 5 लाख की हो जाएगी। एक तरीका होता है कि वो बोलते हैं कि आप जो 10% लगाओगे ना वो बची हुई वैल्यू पे लगाओगे। यहाँ हम क्या कर रहे थे, हमने 10 लाख पे फिक्स लगा दिया, 1 लाख हर महीने हर साल। यहाँ पे क्या होगा कि 10 लाख रुपए में से 1 लाख माइनस करोगे यानी कि 9 लाख, फिर 9 लाख पे 10% लगाओगे यानी कि 90,000। तो हर साल जो बची हुई वैल्यू है उस पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे। ठीक है, ये भी एक तरीका होता है। तो कौन सा तरीका अपनाना है, कौन सा तरीका अडॉप्ट करना है, कौन सा मेरे बिजनेस के लिए एक तरीका वैल्यूएबल है, बेनिफिशियल है, वो डिसाइड करना आर्ट है। भाई हमें करना तो पड़ेगी डेप्रिसिएशन अपनी बुक्स में रिकॉर्ड, मगर कौन से मेथड से करनी है वो मुझे आर्ट, वो मेरी अपनी खुद की स्किल्स है, एक मैनेजर की या अकाउंटेंट की खुद की स्किल्स है, वो ये एनालाइज करने की कौन सा मेथड मेरे बिजनेस के लिए या मेरी बुक्स के लिए या मेरे हिसाब से या मेरे कंपनी के हिसाब से तरीका बेनिफिशियल है रिकॉर्डिंग का। तो वो मैं वहां मुझे मेरी अपनी आर्ट लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि साइंस भी है, रूल्स तो फॉलो करने ही है, स्टैंडर्ड्स तो फॉलो करने ही है, पर तरीके जहां 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 चॉइस की बात आती है कि इस तरीके से करोगे या इस तरीके से करोगे,
वहां वो आर्ट हो जाती है। तो इसका मतलब जो आपका अकाउंटिंग है वो एक ना तो साइंस है ना तो आर्ट है, बल्कि ये एक कॉम्बिनेशन है साइंस और आर्ट का। ठीक है, ठीक है गाइस, क्लियर? Yes, ma'am. ये एग्जाम में आता है, तो एक बार इसको फटाफट से जस्ट अपने आप गो थ्रू करो यहाँ से यहाँ तक। फिर एक बार हम साइंस भी दिखाएंगे, एक बार आर्ट भी दिखाएंगे, फिर समझ में आ जाएगा और अच्छे से। गाइस जब हो जाए मुझे बताना, ठीक है? Ma'am, it's done. ओके फॉर ऑल। ओके सो आई विल स्क्रॉल इट अप। इसको यहाँ से और पढ़ लो एक बार। Ma'am, it's done. ओके ठीक है, तो अभी क्लियर हुआ कि साइंस क्या है, आर्ट क्या है और इसका कॉम्बिनेशन क्या है। क्लियर हुआ गाइस? Yes, ma'am. ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास रहते हैं यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। अब जो ये अकाउंटिंग मेरी इन्फॉर्मेशन तैयार होती है उसके यूजर्स कौन कौन से होते हैं? एक तो मेरे रहते हैं इंटरनल यूजर्स, एक मेरे रहते हैं एक्सटर्नल यूजर्स। इंटरनल यूजर्स कौन से हुए? जो कंपनी के ओनर्स हो गए, डायरेक्टर्स हो गए, मैनेजर्स हो गए, एम्प्लॉयज हो गए, ऑफिसर्स हो गए, इन सबके पास जो रिकॉर्ड जा रहे हैं, तो दैट इज फॉर इंटरनल यूसेज। एक्सटर्नली भी जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो आगे इन्वेस्ट कर सकते हैं आपकी कंपनी में, ये क्रेडिटर्स होते हैं जो आपको उधार देते हैं कंपनी के अंदर, या आपके प्रेस है, आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, आपके ऑडिटर्स हैं, आपके ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं, लेबर यूनियंस हैं, आपके कस्टमर्स हैं, ये सारे जितने भी हैं ये लोग जो है आपके एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं। ठीक है। इंटरनल यूजर्स क्या होगा? इंटरनल यूजर्स को भैया ये देखना होगा कि आपकी कंपनी कैसी चल रही है, अब हमें नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है, कहाँ कहाँ पैसा लगाना है, कैसे कैसे अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है बिजनेस की, कौन से डिपार्टमेंट्स हमें और एक्सपैंड करने हैं, कौन से डिपार्टमेंट में न्यू हायरिंग करनी है, ये सारे इंटरनली हमें डिसाइड करना है बेसिस दी फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी। पर एक्सटर्नल यूजर्स जो होते हैं, जो जैसे क्रेडिटर्स हैं, वो आपकी कंपनी में पैसा और लगाएं ना लगाएं, इन्वेस्टर्स आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करें ना करें, ये सब के डिसीजन लेने के लिए जो आपके एक्सटर्नल यूजर्स रहते हैं वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं। ठीक है। ये मैं आपके साथ जब ये नोट्स शेयर करूंगी एक बार उसको पढ़ लेना आप लोग। ठीक है।
अच्छा, उसके बाद उसके बाद आप लोग के पास एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स या अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ठीक है, उसमें ये आपका आता है व्हाट आर, ये जो आपका ये गैप है, व्हाट आर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, सॉरी व्हाई आर अकाउंटिंग प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट, और ये होते क्या है। सो बेसिकली अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का मतलब है जैसे वो वो जनरल रूल्स एंड रेगुलेशंस या गाइडलाइंस जो कंपनी को फॉलो करनी पड़ती है अपने अकाउंटिंग डेटा को या फाइनेंशियल डेटा को मेंटेन करने के लिए, अपनी बुक्स को मेंटेन करने के लिए, अपने बुक्स में ट्रांजैक्शंस करने के लिए जो भी मेरे तरीके जो मुझे फॉलो करने पड़ते हैं एज पर द रेगुलेशन, उसको बोलते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ठीक है, अलग अलग जैसे थोड़ी सी अकाउंटिंग बॉडीज है, जैसे आईएफआरएस है, आपका यूके का गैप है, आपका यूएस के गैप है। गैप मतलब जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो रहते हैं, उसको जो हम लोग फॉलो करते हैं, मतलब इस ये दो तीन बॉडीज हैं जो इस तरह के रेगुलेशंस बनाती हैं, इस तरह के आपके गाइडलाइंस बनाती हैं। ठीक है, अच्छा अब एक बात बताओ, ये क्वेश्चन बहुत जेनरिक और माइंड अप्लाई करने वाला है कि क्यों है इम्पोर्टेंट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, या क्यों फॉलो करना पड़ता है, क्या जरूरत है इसको बनाने की। हम्म, सोच के बताओ गाइस। नदीम, यस मैम। आप बताओ। मैम अकाउंटिंग इसलिए जरूरी है मैम कि इजी हो समझने में और दूसरे को भी मैम समझाने में। वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी गुड। देखो, मैंने बोला कंपनी ना फायदे में चल रही है, नदीम ने बोला हाँ कंपनी फायदे में चल रही है। क्यों? क्योंकि हम दोनों ने एक ही अकाउंटिंग वे से इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को पढ़ा। ठीक है, हमें वो नंबर दिखा कि प्रॉफिट में मेरा इतना प्रॉफिट दिख रहा है। ठीक है, ये अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स या अकाउंटिंग प्रिंसिपल इसलिए भी बनाने होते हैं या इसलिए भी जरूरी हैं कि अलग अलग कंपनी अलग अलग तौर तरीके ना यूज करे अपने अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए। सारी कंपनीज जो है या जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट या स्टैंडर्ड वेज फॉलो करे, गाइडलाइंस फॉलो करे अपने बुक्स को क्लोज करने में या अपने बुक्स को में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के। वरना कोई कंपनी अपना कुछ भी घोटाला करेगी और दिखाएगी पब्लिक को कि भैया हम तो बड़ा अच्छा चल रहे हैं, है ना। तो जब तक एक स्टैंडर्ड तरीके नहीं होंगे, अब जैसे फॉर एग्जांपल इसको हम दूसरे तरीके से लेके चलते हैं। मैं बोलती हूँ कि सृष्टि की रितिका की परफॉर्मेंस नदीम से बेटर है, किस बेसिस पे मैं तैयार करूंगी ये चीज आंसर, या नदीम का परफॉर्मेंस रितिका से बेटर है, ये किस बेसिस पे बोल सकती हूँ। ये तब बोल सकती हूँ ना जब मेरे पास सब्जेक्ट वाइज मार्कशीट हो जिसके अंदर सेम पैटर्न ऑफ पेपर दोनों ने अटेम्प्ट किया हो, है ना, तभी हम कंपैरिजन कर सकते हैं। तो सेम वे में जब अपने कंपनीज के प्रॉफिट एंड लॉस होते हैं या बुक्स क्लोज होती हैं, तो उनको उस हिसाब से वो देखते हैं कि भैया कैसा चल रहा है कैसा नहीं चल रहा, या उनकी जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, वो ट्रू है या नहीं है ट्रू। तो वो चीज हमारी जितने भी हमारे तौर तरीके गाइडलाइंस जो इन बॉडीज ने तैयार किए होते हैं उसको फॉलो करके हो रहे होते हैं, तो उसको ट्रू पिक्चर मानी जाती है। ठीक है, अच्छा अब कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमारे अकाउंटिंग में आए थे और उसको फिर आगे वो प्रैक्टिस बन गए और फिर फॉलो होने लगे। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। ओके, सबसे पहले हमारा आ जाता है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। अब ये एग्जाम में भी वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्जाम में क्वेश्चन आने का। जो आपकी थ्योरी आती है उसके अंदर या तो पूरा पूरा क्वेश्चन उठ के आ जाता है कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स बताओ, या कुछ दो तीन टॉपिक्स पूछ लेंगे बीच में से और आपको उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो आई विल गिव यू 10 minutes or 15 minutes to go through these all 8 points। और इसको ये नहीं कि खाली रीड कर लिया, समझने की कोशिश करो कि भाई डुअल एस्पेक्ट है क्या। पहले अपना खुद का माइंड लगा के इसको समझेंगे, उसके बाद फिर मैं आपको विद एग्जांपल समझाऊंगी।
ठीक है, पर पहले इसको बिल्कुल इतना थरोली पढ़ लो कि एग्जाम तक आपके माइंड में सब रेडी रहेगा। एक बार अपने अपने ब्रेन से इसको क्लियर करने की कोशिश करो, ठीक है? ओके, सो यू हैव 10 to 12 मिनट्स, 15 मिनट्स मैक्सिमम, जितना आप लेना चाहते हो, इसको पढ़ के गो थ्रू करके फिर मुझे बताओ, और फिर मैं एक्सप्लेन करूंगी आपको ये, ठीक है? हाँ, Okay, ma'am. सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
Is it done now? Yes, ma'am. मैम सबने कर लिया? Yes, ma'am. नदीम आपने भी? Yes, ma'am. अच्छा, ओके। तो अभी फर्स्ट पॉइंट है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। कौन बताएगा मुझे क्या होता है? मैम जितना मैं समझी मतलब मैं एग्जांपल देके बताऊं अपने तरीके से। हाँ बताओ बताओ। मैम ये अगर ऐसा हो गया कि मैं अगर कोई कंपनी खोल रही हूँ, तो अगर कंपनी में कुछ बन रहा है, सपोज मैं कोई नोटबुक की कंपनी खोल रही हूँ, तो अभी नोटबुक जो मैं बेच रही हूँ, अगर मैं मालिक हूँ उस कंपनी का, तो मुझे भी बाकी लोग जैसा ही ट्रीट कर मतलब करेंगे। मतलब मैं ऐसा नहीं कि मैं मालिक हूँ और मैं कुछ भी वहां से कोई भी नोटबुक बिना पैसे दिए उठा सकती हूँ। मुझे भी पैसा देना पड़ेगा वो नोटबुक लेने के लिए। वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा आंसर मिला है मुझे। और कोई? नदीम? मैम यही होगा मैम। यही क्या? मुझे तो सेम मतलब सेम सेम यही। यस मैम। सेम कॉपी? मुझे फर्स्ट पॉइंट में समझ नहीं आया था। हाँ ऐसे बोलो। देखो, बिजनेस के अंदर क्या होता है कि बिजनेसमैन और बिजनेस दोनों अलग अलग कहानी है। कहने का मतलब ये है, फॉर एग्जाम्पल आपकी कंपनी है, ठीक है, आपकी कंपनी में आप मालिक हो, पर बुक्स पर कंपनी की नजर में, मतलब कंपनी लॉ की नजर में बिजनेस पर्सन और बिजनेस दोनों एक अलग अलग सेपरेट एंटिटी हैं। जैसे अभी बताया मुझे एग्जांपल कि फॉर एग्जांपल आपका बुक्स का बिजनेस है, किताबें बनाते हो आप। अगर आप कंपनी से 4 किताबें अपने पर्सनल यूज के लिए निकालोगे, तो उसको आपको बुक्स में एंटर करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ ड्राइंग्स, और जब आपको आपकी प्रॉफिट का शेयर मिलेगा तो उसमें से उतने पैसे कट जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी जब आप एक्शन लेते हो बिजनेस के अंदर, तो आपको और बिजनेस को दोनों को अलग अलग सेपरेट एंटिटी माना जाता है, और उनकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जब होंगी तो दो अलग अलग व्यक्तियों के हिसाब से होगी। ठीक है, आप और आपका बिजनेस सेम नहीं हो, आपकी कंपनी और आप दोनों अलग अलग सेपरेट लीगल एंटिटी कहलाते हो। क्लियर? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, दूसरा पॉइंट आ जाता है मेरा मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट कौन बताएगा? ये मोरलेस मैंने एग्जाम्पल में पहले भी बताया था। Yes, ma'am. क्या मैम है इट्स बताओ? जो हमारी कंपनी से सिर्फ मनी की ट्रांजिशन हो रही है, प्रॉफिट लॉस मनी के बेसिस पे हो रहा है, हम वही काउंट करेंगे। जैसे हाँ, आपने बताया था कि जो ह्यूमन रिसोर्स है, अगर हमें उसका लॉस है तो हम उसे काउंट नहीं करेंगे। वेरी गुड, वंडरफुल आंसर। मींस जो भी ट्रांजैक्शंस जो सिर्फ फाइनेंशियल नेचर की हैं, मनी की नेचर की हैं, जिसको हम मनी की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं, बुक्स में डाल सकते हैं, उन्हीं ट्रांजैक्शंस को आप बिजनेस के अंदर रिकॉर्ड करते हो। ठीक है, जितने भी दूसरी ट्रांजैक्शंस हैं जिसका फाइनेंशियल क्वांटिफिकेशन नहीं होता, उसको हम सेपरेट ही मानते हैं, वो हमारे बिजनेस ट्रांजैक्शंस पे रिकॉर्ड नहीं होती। तीसरा है हमारा डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। ये कौन बताएगा? यस मैम। नदीम? हाँ नदीम आप ट्राई करो। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट मैम ये होता है, जैसे मैम अगर कोई मनी क्रेडिट हो रहा है हमारे पास, हम्म, तो वो डेबिट भी एंट्री होगा मैम, दोनों साइड एंट्री होगा उसका, डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड। वेरी गुड। क्या मतलब हुआ तभी इसका, डेबिट और क्रेडिट का? मैम जैसे कोई मनी मनी मतलब हमारे पास आ रहा है, हम्म तो वो क्रेडिट हुआ मैम। हम्म और हम लोग अगर किसी के पास मतलब कोई लोन दे, मतलब मैम देखो, मैं बताती हूँ, बिल्कुल सही बोल रहे हो कि हर ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं, डेबिट एस्पेक्ट और क्रेडिट एस्पेक्ट। अगर मेरी यस मैम। बुक्स में कोई डेबिट एंट्री हुई है तो उसका क्रेडिट एंट्री भी होगी, और क्रेडिट एंट्री हुई है तो डेबिट एंट्री भी होगी। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई मशीन खरीदी अपने बिजनेस में, तो मशीन तो आ रही है ना, मशीन आ रही है आपके पास। अब मशीन जब खरीदी तो आपने कुछ कुछ गया होगा बिजनेस से उस मशीन को खरीदने के लिए,
Yes, ma'am. क्या गया? Money. मनी. सो दैट मीन्स एक जा रहा है तो दूसरा आ रहा है ना? तो किसी Yes, भी ma'am. साइड का या किसी भी ट्रांजैक्शन का आना और जाना दोनों होता है. Yes, ma'am. तभी ठीक complete है, होगा transaction. तभी वो कंप्लीट ट्रांजैक्शन होती है. तो अगर फॉर एग्जांपल कोई बिजनेस में हमारा प्रॉफिट हो रहा है, तो उस प्रॉफिट को कमाने के लिए उसकी खर्चे भी हो रहे होंगे पहले, है ना? अगर Yes, आपने ma'am. कोई फायदा करा है बिजनेस में, तो वो फायदा कहाँ से हुआ? कुछ काम करके. काम कर रहे हो तो उसमें वो खर्चा लगा होगा. ठीक है ना? तो उस केस में जो आपकी एंट्री होती है उसके हमेशा डुअल एस्पेक्ट होते हैं. दैट मींस डेबिट एस्पेक्ट भी और क्रेडिट एस्पेक्ट भी. क्लियर हुआ? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, वेरी ma'am. गुड. ओके, नेक्स्ट, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट. हु विल एक्सप्लेन दिस? मैम गोइंग कॉन्सर्न तो ऐसा लग रहा है कि मतलब हमको ऐसा ही सोच के चलना है कि ये कंपनी चलता रहेगा. अगर कोई कंपनी है तो ये अज्यूम करना पड़ेगा कि ये चलता रहेगा. मतलब हमको लॉस है वो सोचना नहीं है कि कंपनी लॉस में जाएगा या जो भी बिजनेस है वो लॉस की तरफ जाएगा. वेरी गुड. सो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या क्या कहता है कि ये एक्सपेक्टेशन मानी जाती है कि जो मेरा बिजनेस है वो फेयरली लॉन्ग टर्म तक चलेगा. जो भी मेरे कमिटमेंट्स हैं, जो भी मेरे ऑब्लिगेशंस हैं, वो पूरे करूंगी मैं, मतलब मेरा बिजनेस पूरा करेगा. और जो भी हम लोग मैकेनिज्म फॉलो कर रहे हैं अपने यहाँ पे एंट्री का, वो हम लॉन्ग टर्म एस्पेक्ट के हिसाब से फॉलो करेंगे. तो ये जो मैकेनिज्म है कि इसमें ये ट्रस्ट रहता है, ये एक्सपेक्टेशन रहता है कि एक फेयरली लॉन्ग टर्म के लिए ये बिजनेस कंटिन्यू होगा. ठीक है. नेक्स्ट, कॉस्ट कॉन्सेप्ट. बताओ. कॉस्ट मैम कॉन्सेप्ट. मैम बोलूं? बोलो. मैम कोई भी कंपनी में अगर मैं कोई चीज खरीदूं मतलब लाइक मशीन हो गया जिसपे हम्म. डिप्रेशन लगता है. हम्म. तो डिप्रिशिएशन अगर सपोज मैं कोई कंपनी मैं समझा नहीं पा रही हूँ. हम्म. अ, एक मिनट कोई मैम. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, टेक योर टाइम. मैम वही है ना, कोई सामान के ऊपर अगर डिप्रिशिएशन लगेगा तो वो उसका वैल्यू मतलब कम नहीं होगा, उसका वैल्यू वही रहेगा. मतलब अगर बाद में देखें कि हम कोई मशीनरी अगर मैं 100 रुपए में खरीदा तो हर साल में उस पर अगर 10 रुपए का डिप्रिशिएशन लगा हम्म. और बट उसका मशीनरी का वैल्यू अगर 3 साल के बाद अगर मैं देखा कि 200 रुपए हो गया बट हम 100 में खरीदे थे और 100 में ही रखेंगे उसको, वेरी उसका गुड. वैल्यू नहीं मीन्स बढ़ेगा. हम रिकॉर्डिंग जो है बुक्स के अंदर वो ओरिजिनल कॉस्ट पे करेंगे, है ना? देखो क्या लिखा हुआ है इसके अंदर. फिक्स एसेट्स ऑफ अ बिजनेस आर रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिनल कॉस्ट इन द फर्स्ट ईयर ऑफ अकाउंटिंग. मींस जब भी हम किसी एसेट्स को खरीदते हैं और उसकी जब रिकॉर्डिंग करते हैं अपने बुक्स में, तो हम उसकी ओरिजिनल कॉस्ट पे करेंगे. और सब्सिक्वेंटली यही एसेट्स जो है, दीज एसेट्स आर रिकॉर्डेड माइनस डेप्रिसिएशन. मींस इन एसेट्स में हम लोग डेप्रिसिएशन माइनस करके फिर उसको रिकॉर्ड करते हैं. लेकिन कोई भी अगर मार्केट प्राइस में अगर फॉल एंड राइज आ जाता है, तो वो हम अपने अकाउंट में कंसिडर नहीं करेंगे. हम लोग सिंपली अपनी जितनी ओरिजिनल कॉस्ट पे हम लोगों ने खरीदा था उसी के बेसिस पे हम चलाएंगे. जैसे फॉर एग्जांपल अगर आज मशीन कोई हमने खरीद ली, हमने गाड़ी खरीदी थी अपने बिजनेस के लिए, वो 5 लाख की थी, आने वाले टाइम में वो 7 लाख में मिल रही है, लोग न्यू गाड़ी लेने जाएंगे. तो हमने तो वैसे भी न्यू गाड़ी तो लेनी नहीं है, तो हम अपनी इसकी वैल्यू 7 लाख थोड़ी ना कर देंगे. एक मिनट ना गाइस. ठीक है. तो जो भी मेरा अकाउंट, मतलब जो भी मेरे उस मशीन की वैल्यू बढ़ रही है या कम हो रही है, मार्केट वैल्यू, वो मैं अपनी गाड़ी की, जैसे मैंने बताया था 5 लाख से या 7 साल की 7 लाख में खरीद ले हैं, अब वो उसकी वैल्यू बढ़ गई है मार्केट में. तो ऐसा थोड़ा ना मैं अपनी बुक्स में जो मेरी गाड़ी की वैल्यू है वो भी 7 लाख के हिसाब से कैलकुलेट करूंगी. नहीं, मैंने जिस टाइम पे जितने अमाउंट में खरीदी है वो उतने ही हिसाब से उसके ऊपर कैलकुलेशन करूंगी. ठीक है. क्लियर? Yes, ma'am. ओके. Yes, ma'am. नेक्स्ट वी हैव अकाउंटिंग ईयर कॉन्सेप्ट.
नदीम आप ट्राई करो। मैम नदीम इज नॉट इन क्लास। इसका थिंक नेटवर्क इशू रहता है। दृष्टि आप ट्राई करो। एक मिनट मैं पढ़ लूं थोड़ा। मैम मैं आए, हाँ करो, आप करो। इसमें क्या होता है, जो हम एवरी कंपनी सेटअप देयर टाइम पीरियड की हमें कितने टाइम में क्वार्टरली ईयरली अपना मतलब प्रॉफिट शो करना है, कि हम पूरा ईयर का कैलकुलेट करेंगे डाटा और फिर उसके बेसिस पे हम एनालाइज करेंगे कि हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो ये अकाउंटिंग ईयर कंसेप्ट है। राइट। मैं वो बोल रहे हैं कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स के हिसाब से हम एक टाइम पीरियड स्पेसिफाई करते हैं और उसी को फॉलो करते हैं। अपने जो भी आप अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को लेके चलते हो उस अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो करने के लिए, ठीक है। सो दैट इज योर अकाउंटिंग ईयर कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट वी हैव मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट बहुत आसान है कि हर रिवेन्यू मतलब ये बोलता है कि एवरी एंट्री ऑफ रिवेन्यू रिकॉर्डेड इन अ गिवन अकाउंटिंग पीरियड एंड इक्वल एक्सपेंस एंट्री हैज टू बी रिकॉर्डेड फॉर करेक्टली। मींस मैंने बोला ना, फॉर एग्जांपल आपने पेन बेचा, तो पेन बेचने के लिए पेन को बनाया, पेन को उनकी मार्केटिंग करी, तो उन सब के लिए जो खर्चा है वो भी आप उसमें रिकॉर्ड करोगे, सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करोगे। सो दैट इज योर मैचिंग कॉन्सेप्ट। लास्ट में मेरा आ जाता है रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। इसमें क्या कहते हैं कि प्रॉफिट को तब रियलाइज करोगे या तब रिकॉग्नाइज करोगे या तब मानोगे जब वो अर्न हो गया है। लेकिन कोई भी, जैसे हम जैसे फॉर एग्जांपल आपका जैसे फॉर एग्जांपल आपको लग रहा है कि ये प्रॉफिट हमारे को आने वाला है, ये मेरा कल आ जाएगा, तो जब कल आएगा तब मैं बुक्स में रिकॉर्ड करूंगी, आज नहीं कर सकती मैं, ठीक है। और किसी तरह की अगर आपको कोई एडवांस रिसीव हो गया किसी भी चीज का, तो वो हम उसको प्रॉफिट में नहीं मानेंगे जब तक हमने उसके गुड्स नहीं दे दी, उसकी सर्विसेज नहीं दे दी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मेरे को आप 2 दिन की सैलरी है, लेकिन जब तक मैं दूसरा दिन का आपको सर्विसेज नहीं दे दूंगी तब तक वो प्रॉफिट मेरा नहीं है। हो सकता है नेक्स्ट डे की क्लास में ना ले पाऊं और वो जो सेकंड डे का पेमेंट है वो मेरे पास लाइबिलिटी बन जाए, है ना। तो दैट वेज कह रहे हैं कि प्रॉफिट को हम तभी रिकॉग्नाइज करेंगे जब वो हम अर्न कर लेंगे, कमा लेंगे, ठीक है। क्लियर हुए? इसमें डाउट है किसी को कोई अभी तक इन सारे कॉन्सेप्ट्स में? नहीं है। ओके, इन्हीं के साथ ना 2-3 कन्वेंशंस भी हैं जो हमें पढ़नी है, जैसे कि कंजर्वेटिज्म, कंसिस्टेंसी, फुल डिस्क्लोजर एंड मटेरियलिटी। तो कंजर्वेटिज्म क्या बोलती है कि जो प्रॉफिट्स हैं हमारे वो हम ओवर एस्टिमेट करके नहीं चलेंगे, लेकिन जो लॉसेस हैं उसके लिए हम पहले से प्रोविजन बना के रखते हैं। कहने का मतलब है, जैसे हमारी ना बहुत कंजर्वेटिव अप्रोच है, मतलब डर डर के सोच है कि भाई आने वाले टाइम के जो प्रॉफिट्स हैं उसके लिए तो हम कभी भी ये नहीं बोलेंगे अरे ये तो इतना बढ़ जाएगा, उतना बढ़ जाएगा, उतना होगा हमारे पास। लेकिन जो आने वाले लॉसेस है कि ये हो सकता है, जैसे आग लग सकती है बिजनेस के अंदर, या कोई कैलेमिटी आ सकती है, या 2-4 महीनों के लिए सेल्स नहीं है, तो उसके लिए पहले से कंपनी प्रोविजन बना लेती है कि भैया ये लॉस हो सकता है तो मैं यहाँ से रिकवर करूंगा, ठीक है। दूसरा आ जाता है आपका कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है? कंसिस्टेंसी बोलती है कि हमें सेम अकाउंटिंग प्रिंसिपल उस पर्टिकुलर पीरियड में यूज करना चाहिए जो हम बना रहे हैं। मतलब अगर हमने 1 साल तक रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करी, तो 1 साल तक वही हर महीने उसी मेथड से करेंगे, हम बार बार चेंज नहीं करेंगे। तो वो हो जाता है हमारा कंसिस्टेंसी वाला कन्वेंशन। उसके बाद आ जाती है मेरी मटेरियलिटी। मटेरियलिटी क्या बोलती है कि जितने भी मटेरियल फैक्ट्स हैं उसको हमें अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करना चाहिए, इंपॉर्टेंट डेटा को हमारे को अकाउंट में अपने इंफॉर्मेशन में रिकॉर्ड में लेके चलना चाहिए। नेक्स्ट मेरा आ जाता है फुल डिस्क्लोजर। फुल डिस्क्लोजर का मतलब है कि जो भी फेवरेबल डेट्रीमेंटल जो रहेगा बिजनेस के लिए, एंटरप्राइज के लिए, वो सारी इंफॉर्मेशन मैं हमेशा अपनी बुक्स में मेंटेन करूंगा। मतलब कहने का मतलब है कि कभी भी मतलब अनफेयर पिक्चर नहीं दिखाऊंगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरा कोई लॉस हो रहा है तो मैं उसको छुपाऊंगी नहीं, उसको भी बुक्स में दिखाऊंगी, एंड आई विल शो द क्लियर पिक्चर ऑफ माय बिजनेस टू माय डेब्टर्स एंड क्रेडिटर्स, ठीक है। फुल डिस्क्लोजर, फुल इंफॉर्मेशन बताना, ठीक है। जब हम अपने किसी सब्जेक्ट में कमजोर, कम मार्क्स आते हैं और बाकियों में अच्छे आते हैं, तो हम क्या करते हैं अच्छे अच्छे वाले बता देते हैं, लेकिन हमें वो भी बताने चाहिए जिसमें कम आया है, ताकि ताकि रियल परफॉर्मेंस समझ में आए कि यार मेरी कमजोरी ये है जिसपे मुझे काम करना है, मेरी स्ट्रेंथ ये है, इसको मैं और अच्छा कर सकती हूँ,
ठीक है। सो दैट वेज फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर भी होता है कि जितनी भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो बिजनेस में रिकॉर्ड होनी चाहिए, वो सारी फुल डिस्क्लोजर इसके हिसाब से, कन्वेंशन के हिसाब से रिकॉर्ड होती है। ठीक है, क्लियर? क्लियर है यहाँ पे? कोई यस मैम। डाउट इनमें से? यस मैम। कोई डाउट है इन ट्रांजेक्शन्स में से? नहीं, ठीक है। अच्छा, अब ना ये दो थोड़ी सी अकाउंटिंग के वो हैं, 4-5 टर्म्स हैं, मैं आपको वैसे बता देती हूँ, इम्पोर्टेंट भी है। एक आता है मेरा अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो है वो डबल एंट्री सिस्टम पे बेस्ड है। वो कहती है कि जो भी मेरे एसेट्स हैं, जैसे मेरी बिल्डिंग है, मशीन है, सब चीजें हैं, इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस स्टेक होल्डर्स इक्विटी। क्या मतलब है इसका? जैसे कोई भी, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे यहाँ पे गाड़ी आई है, कैपिटल आया है, सब कुछ आया है, वो या तो मेरे जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो मेरे जिन ओनर्स हैं कंपनी के, उन्होंने अपना पैसा लगाया होगा, या फिर मैंने किसी तरह की कोई उधार लेके, जैसे लोन लिया होगा बैंक से, या क्रेडिटर्स ने डाला होगा, या मार्केट से उठाया होगा, उससे खरीदी गई होंगी, है ना। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है, उसके अंदर 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट आई है, तो 100 करोड़ की जो उसमें कैपिटल लगी हुई है, 100 करोड़ के जो एसेट्स खरीदे गए हैं, तो 100 का 100 करोड़ तो पूरा मेरे स्टेक होल्डर्स का नहीं होगा, उनके पास इतना पैसा नहीं होता है इंडिविजुअल के पास। उन्होंने 20 करोड़ दिया, 80 करोड़ में से मैंने 50 करोड़ का मैंने लोन लिया, 30 करोड़ का मैंने मार्केट से छोटे मोटे लोन होल्डर्स से उठाया। तो इसका मतलब ये है कि जितने भी मेरे एसेट्स होते हैं, वो मेरी लाइबिलिटी और स्टेक होल्डर इक्विटी के बराबर होते हैं। टोटल ऑफ दिस इज इक्वल टू एसेट्स। क्लियर? क्लियर है गाइस? यस मैम। Yes, ma'am. So this means that all the assets owned by a company have been financed from loans, from creditors, and from equity from investors. So assets here stands for cash, account receivable, inventory, etc. in a company. तो कंपनी के अंदर जो भी हमारे एसेट्स रहते हैं, कैश हो गया, अकाउंट रिसीवेबल हो गया, इन्वेंट्री हो गई, ये सारे जो भी कंपनी प्रोसेस करती है उसके बारे में बात करी जा रही है। ठीक है। अब होता है मेरा अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल का मतलब होता है जो पैसा आना है, आया नहीं है, कमा लिया आपने लेकिन आया नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने उधार में माल बेचा, उसका पैसा आना है आपको, तो वो मेरा अकाउंट रिसीवेबल हो गया। ऐसे ही मेरा अकाउंट्स पेबल भी होता है। अकाउंट्स पेबल में हमें पैसा देना होता है, भाई हमारे को जो पैसा आना देना था, मतलब आपने कुछ उधार में माल खरीदा है, उसका पैसा देना है आपको, सो दैट इज योर अकाउंट्स पेबल। एसेट्स के अंदर आपका क्या होता है कि दो तरह के एसेट्स होते हैं, करंट एसेट्स और एक फिक्स एसेट्स। करंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो शॉर्ट टर्म के लिए काम आते हैं, जैसे कि आपके अकाउंट रिसीवेबल हो गए, आपका इन स्टॉक हो गया, आपका कैश हो गया। लेकिन जो लॉन्ग टर्म होते हैं वो लॉन्ग टर्म बिजनेस के लिए होते हैं, लॉन्ग टर्म आस्पेक्ट्स होते हैं, जैसे आपकी लैंड हो गई, मशीनरी हो गई, फर्नीचर हो गया, ये मेरा लॉन्ग टर्म फिक्स एसेट्स हो गए। देन वी हैव बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बेसिकली क्या होती है? बैलेंस शीट के अंदर हम ये दिखाते हैं कि हमारी कंपनी की एसेट्स कितनी है और हमारी कंपनी की लाइबिलिटी कितनी है, उसके बेसिस पे हमें प्रॉफिट हो रहा है या फाइनली मुझे लॉस हो रहा है। तो वो जो कैलकुलेशन होती है वो मेरी बैलेंस शीट के अंदर होती है। देन वी हैव कैपिटल। कैपिटल क्या होती है? भाई जो पैसा मेरे बिजनेस में लग रहा है ना, जो मेरे स्टेक होल्डर्स लगा रहे हैं, उसको बोलते हैं कैपिटल। अब दो तरह की कैपिटल होती है, एक फिक्स कैपिटल होती है, एक होती है मेरी वर्किंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल होती है जो लॉन्ग टर्म के लिए लगी होती है, भाई आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में लगी है, आपकी बिल्डिंग में लगी हुई है, आपकी मशीनरी में, भाई 15 साल, 20 साल, 10 साल, इतने सालों के लिए लगा है, दैट इज लॉन्ग टर्म, है ना। शॉर्ट टर्म क्या होता है या वर्किंग कैपिटल क्या होता है? जो छोटे छोटे डे टू डे ऑपरेशंस को रन करने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल आपको स्टेशनरी आना है आपके बिजनेस में, जो रोज रोज आएगा थोड़ा थोड़ा करके, या मशीनों में लुब्रिकेंट्स ऑयल्स वगैरह डलने हैं, या मेंटेनेंस होनी है एसेट्स की, तो इस तरह की चीजों के लिए जो पैसा चाहिए होता है उसको हम शॉर्ट टर्म बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट बेसिकली क्या है? जो कितना पैसा आया, कितना अर्न किया, उसके बदले में कितना एक्सपेंडिचर था, तो वो मेरा कैश फ्लो से निकल के आता है। उसके बाद आ जाता है क्रेडिट डेबिट क्रेडिट। डेबिट क्रेडिट बेसिकली क्रेडिट जो बेसिकली है वो अकाउंटिंग एंट्री है, जैसे वो या तो लाइबिलिटी बढ़ाएगी या इक्विटी बढ़ाएगी, ये मैं आपको जब हम वो करेंगे ना, ट्रांजैक्शंस करेंगे, तब समझ में आएगा डेबिट क्रेडिट क्या होता है। इसको भी छोड़ो, मैं आपको अच्छे से डिटेल में तब बताऊंगी। उसके बाद आ जाता है डबल एंट्री। डबल एंट्री वो जो डुअल एस्पेक्ट हमने पढ़ा था, ये हर ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं, डेबिट भी और क्रेडिट भी। अगर डेबिट होगी तो उसका क्रेडिट भी होगा, क्रेडिट होगा तो डेबिट भी होगा। दैट मीन्स अगर कुछ आ रहा है तो कुछ जाएगा, कुछ जा रहा है तो उसके बदले में आएगा, है ना।
अच्छा, अब उसके बाद एक आ जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है? बेसिकली एक फाइनेंशियल पिक्चर दिखाता है कि भैया मेरी कंपनी के बिजनेस में क्या मेरी पोजीशन है, मतलब क्या चल रहा है, कैश फ्लो में क्या चल रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस क्या चल रहा है, कितना फायदा है, कितना नुकसान है, कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, वो सब मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आ जाता है। दूसरी बात आता है जनरल लेजर। जनरल लेजर में क्या होता है कि हम जितनी भी ट्रांजेक्शन हुई है उन सबको डाल देते हैं, मूव कर देते हैं कि भैया इस बार ये गया, ये आया, ये गया, ये आया। तो जितने डेबिट क्रेडिट एंट्रीज मेरी जनरल अकाउंटिंग में बनेंगी वो सारा मेरा लेजर में मूव हो जाएगा। उसके बाद है हमारा एक यूज होता है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है? अगेन वही सिंपल, भाई इसमें रेवेन्यू, कॉस्ट, इन सबको एनालाइज करके दिखाया जाता है कि भाई इतना फाइनली हमारे को फायदा हो रहा है या इतना फाइनली इस साल नुकसान हो रहा है, वो मेरी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बताती है। उसके बाद आ जाता है सिंगल एंट्री बुक कीपिंग। ये वैसे जैसे पूछते नहीं है, छोटे छोटे बिजनेसेस के अंदर क्या होता है, छोटी छोटी ट्रांजैक्शंस को हम लोग मतलब सिंपली रिकॉर्ड कर लेते हैं। वो बेसिकली सिंगल एंट्री बुक कीपिंग होती है। वो ये आता नहीं एग्जाम में वैसे। ठीक है जी, ओके। अब मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और बता देती हूँ, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। देखो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो ये हुआ कि हमको रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से, कंप्लायंसेस के हिसाब से, फॉर्मेट के हिसाब से फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है। लेकिन जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है वो क्या होता है कि इसका कोई टाइम पीरियड नहीं होता, इसका कोई फॉर्मेट नहीं होता, इसका कोई पर्टिकुलर मोटिव नहीं होता। पर जब जब जरूरत पड़ेगी मैनेजमेंट को, तब तब उनको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी उस हिसाब से उनको बनवाना, उस हिसाब से मेंटेन करवाना, वो सारी चीजें मेरी मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आ जाता है। मतलब मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ये नहीं देखो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में तो गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से, कंप्लायंसेस के हिसाब से जो है वो हमें बनानी पड़ेगी। लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होती है कि ऐसा कोई उनके ऊपर वो नहीं होता कि भैया इस साल बनानी ही है या ये फॉर्मेट होगा या इस पर्टिकुलर पर्पस के लिए। अब मैनेजमेंट जैसे फॉर एग्जांपल ये देखता है कि भैया स्टॉक जो है वो बहुत ज्यादा जल्दी यूज हो रहा है या स्टेशनरी बहुत जल्दी यूज हो रही है। मैंने बोल दिया कि जाओ एक महीने की वो फाइनेंशियल जो भी स्टेशनरी की ट्रांजेक्शन हुई है वो उसका रिकॉर्ड बना के लाओ मेरे पास। तो इसका मतलब ये है मैनेजमेंट ने बोला और उसके बेसिस पे जो जरूरत पड़ी वो बना के ले आए, वो मेरी मैनेजमेंट अकाउंटिंग हो गई। क्लियर हुआ कि यस नहीं? मैम। अच्छा, फिर अब मुझे बताओ डिफरेंस क्या हुआ मैनेजमेंट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में? फाइनेंशियल अकाउंटिंग हम गवर्नमेंट की पॉलिसीज से करते हैं और मैनेजमेंट अकाउंटिंग हम अपने नीड्स के अकॉर्डिंग करते हैं। हाँ, मतलब जो मैनेजमेंट की नीड्स होती है ना? और दूसरा, और बताओ दो तीन उसके डिफरेंसेस। और बताओ, ये तो चलो नीड बेस्ड हो गया, वेरी गुड आंसर, वेरी टेक्निकल एंड अप्रोप्रिएट। उसके अलावा और क्या डिफरेंस हुआ? दूसरा मैंने बताया था, आपने बोला कि कंपनी गवर्नमेंट रूल रेगुलेशंस के हिसाब से नीड बेस हुआ। उसके बाद तीसरी चीज हमारी हो गई कि इसका कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट नहीं होता, कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं होता, कोई टाइम पीरियड नहीं फॉलो करना होता। और ऐसा नहीं है कि एक साल इसका कोई ये वो भी होगा ड्यूरेशन की, एक साल में यूज होगी, 6 महीने में बनेगी, 3 महीने में बनेगी। तो जब जब जरूरत पड़ेगी तब तब बन जाएगी। ठीक है, क्लियर? यस मैम। अच्छा, अब ना एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, मैं वैसे एक्सप्लेन इसको नेक्स्ट क्लास में करूंगी, सिर्फ मैं अभी आपको बेसिक बेसिक बताती हूँ ताकि आप इसको अच्छे से पढ़ोगे एज एन होमवर्क, एंड देन इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डू दी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस। ठीक है? गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग क्या कहती है कि जो अकाउंटिंग है वो मेरा 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। 3 टाइप के अकाउंट्स होते हैं, एक पर्सनल, एक रियल और एक नॉमिनल। ठीक है? पर्सनल अकाउंट क्या होता है? वो अकाउंट जो पर्सन से रिलेटेड होता है, जैसे कि राज का अकाउंट हो गया, शाम्स अकाउंट, रितिकाज अकाउंट, नदीम्स अकाउंट एंड सो ऑन। ठीक है? इसको
आर्टिफिशियल पर्सन्स के नाम से भी होता है, जैसे कोई पार्टनरशिप फॉर्म है एबीसी या फिर राम एंड शाम्स कंपनी, राम एंड शाम्स अकाउंट, तो उस तरह के जो पर्सन्स होते हैं उसको भी हम लोग पर्सनल अकाउंट में डालते हैं। ठीक है, दूसरा आ जाता है मेरे पास रियल अकाउंट। पहले हम पर्सनल के, मैं आपको वो भी बता देती हूँ डेबिट क्रेडिट क्या होता है उसके अंदर। डेबिट का रूल होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। मतलब जो भी रिसीव करेगा, कुछ भी रिसीव होगा पर्सनल में, पर्सनल अकाउंट में, तो वो डेबिट हो जाएगा, और कुछ भी जाएगा माइनस होगा तो वो क्रेडिट हो जाएगा। समझ आया? जी मैम। कुछ भी यस मैम। रिसीव हो रहा है, रिसीवर हमेशा पॉजिटिव हो रहेगा यानी कि डेबिट डेबिट, और गिवर जो है वो नेगेटिव यानी कि क्रेडिट। ठीक है, रियल अकाउंट्स में क्या होता है कि ये वो टाइप्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं जिनको आप टेंजिबल और नॉन टेंजिबल फॉर्म में डिफाइन कर सकते हो। टेंजिबल क्या होते हैं, जैसे कि जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, जिसको टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, देख सकते हो, जिसकी वैल्यूएशन कर सकते हो, जैसे कि बिल्डिंग हो गया, कैश हो गया, स्टेशनरी हो गई, ये सब चीजें जो मेरी आती है वो मेरी टेंजिबल में आती है। इनटेंजिबल में क्या आती है, जिनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, उसको हम टच नहीं कर सकते, इसको हम मनी के फॉर्म में फिर भी वैल्यू कर लेते हैं, जैसे कि गुडविल है, रेपुटेशन है कंपनी की, तो कंपनी की रेपुटेशन आपको बता दूं मैं, फाइनेंस और अकाउंट्स की भाषा में इसकी भी वैल्यू होती है। आपने अगर देखा होगा, जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर मैकडोनल्ड्स खोलना चाहते हो, मैकडोनल्ड्स की फ्रेंचाइजी खोलना चाहते हो, तो क्या आप खोल सकते हो? नहीं खोल सकते ना मैम। मतलब मैं कोई और बर्गर शॉप खोल सकती हूँ, बट मैकडोनल्ड्स के लिए तो मुझे परमिशन लेना पड़ेगा, या फिर जो भी है प्रोसीजर उसको करना पड़ेगा। नहीं खोल सकते? नहीं मतलब वो ट्रेडमार्क वगैरह के चक्कर पड़ जाएगा ना फिर। अच्छा, क्या नहीं कर सकते? ट्रेडमार्क वगैरह का वो हो जाएगा ना, मतलब मैकडोनल्ड्स का ट्रेडमार्क है एक, तो मैं हाँ, खोल नहीं सकती ना। मतलब मैं अपना पर बर्गर कंपनी खोल सकती हूँ कोई पर और, आप बट आप खोल सकते हो, आप उनसे कहते हो कि मैं आपकी फ्रेंचाइजी ले लेती हूँ, तो वो आपसे कहते हैं कि 2 करोड़ का अमाउंट सबमिट करो, आप एक अच्छा। लैंड दिखाओ, सारा सेटअप हम करके देंगे, आप इतनी इन्वेस्टमेंट दिखाओ, आप इतना इन्वेस्ट करो। इसका मतलब ये है कि उन्होंने जो ब्रांड, जो गुडविल क्रिएट किया था, उसके बदले में आपसे पैसे मांग रहे हैं, हाँ जी मैम बिल्कुल। है ना? दैट मीन्स उनकी गुडविल, उनके पेटेंट्स, उनकी कॉपीराइट्स, ये जी जी सारी जी। चीजों की एक वैल्यू फाइनेंशियल है। वैल्यू है ना? ठीक है। अच्छा, ये हमने पढ़ लिया। अब रियल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मींस डेबिट जो आ रहा है वो प्लस, और जो जा रहा है वो माइनस, दैट मीन्स क्रेडिट। ठीक है, अब आ जाता है तीसरा मेरा नॉमिनल अकाउंट। अब नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, इसके अंदर जितने भी हमारे इनकम हुए, गेन्स हुए, लॉसेस हुए, एक्सपेंसेस हुए, वो सारे हम इसमें डालते हैं, जैसे कि रेंट भरा, कमीशन दिया, सैलरी दी, पेजेस दिए, कन्वेंस पे किया, ये सारी चीजें मेरी नॉमिनल अकाउंट के अंदर आती हैं। और नॉमिनल अकाउंट का रूल उल्टा हो जाता है, यहाँ पे डेबिट में दोनों में ऊपर देखोगे, डेबिट में यहाँ पर भी प्लस प्लस, यहाँ पर भी प्लस प्लस, लेकिन यहाँ डेबिट में माइनस माइनस। इसका मतलब ये है कि अगर कोई खर्चा या लॉस होगा तो वो डेबिट होगा, और अगर कोई इनकम या गेन होगा तो वो प्लस होगा। ठीक है, क्लियर? जी मैम। अच्छा, यस मैम। वेरी नाइस। अब तुम लोग को क्या करना है, अब जैसे ये है कैश अकाउंट है, अब हमें ये समझ में आना चाहिए, एक तो हमने अब आप क्या करोगे, शाम को या रात को सोने से पहले 5 मिनट या 10 मिनट निकाल के एक पेपर लेना, पेपर के ऊपर 3 बार रूल्स लिखना, रियल अकाउंट के, पर्सनल के और नॉमिनल के। ठीक है, आपका पर्सनल, रिसीवर और डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, रियल डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और नॉमिनल डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो ये तीनों चीजें आपको जॉट डाउन करनी है अपने पेपर पे, ताकि आपको ये बाय हार्ट लर्न हो जाए, बिकॉज इसके बेसिस पे आगे आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, फाइनल अकाउंट, ये सारी चीजें बनाना सीख जाओगे। तो ये जो है वो जिसको कहते हैं आपकी बाइबल है। ठीक है, इसलिए इसको आपने पढ़ना है, लिखना है और इसको समझना है। आप गूगल पे भी थोड़े से एग्जाम्पल सर्च करना है इसके। अब आपके लिए होमवर्क क्या रहेगा, आपको ये देखना है कि नॉमिनल अकाउंट्स के अंदर कौन कौन से अकाउंट को नॉमिनल कहेंगे, किसको आप
पर्सनल कहोगे, किसको आप रियल कहोगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला कैश, कैश नॉमिनल है, रियल है या पर्सनल है, तो आपको वो पता होना चाहिए कि ये अकाउंट कौन सा हो सकता है। जैसे कैश है, कैश मेरा रियल अकाउंट है, बिल्डिंग मेरी रियल अकाउंट है, और रियल है तो क्यों है, और फिर उसके बेसिस पे अगर वो आएगी तो डेबिट होगी या क्रेडिट होगी, वो आपको करना, मतलब आपको यहाँ तक करना अगर आ जाता है ना, वैसे मैं नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कराऊंगी भी, खुद भी कराऊंगी फिजिकली, बट उससे पहले आप अगर होमवर्क करके आते हो तो आपके कहते हैं ना वो बिल्कुल ब्रेन ओपन रहेगा, तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट बेटर, और आप एग्जाम के लिए डायरेक्टली प्रिपेयर हो जाओगे। ठीक है, तो घर पे आपने क्या करना है अपने होमवर्क में, एक तो इन रूल्स को अच्छे से 5 बार 3 बार 5 बार 3 बार लिखते रहो ताकि लर्न हो जाए। उसके बाद देखो कि इन रूल्स को हम रियल अकाउंट में कैसे अप्लाई कर रहे हैं, पर्सनल में कैसे कर रहे हैं, नॉमिनल में कैसे कर रहे हैं, और उसके बेसिस पे ये देखो कि मैं अगर मेरे पास कोई चीज का नाम आ गया तो उसको मैं कैसे कैसे कैटेगरी में डालूं, वो रियल में जाएगा, पर्सनल में जाएगा या नॉमिनल में जाएगा। ठीक है जी, क्लियर है जी? यस मैम। हाँ जी मैम। हाँ, कोई कोई क्वेश्चन, कोई डाउट अभी तक? एनी चैलेंज, एनी डिफिकल्टी सो फार? जो मैंने अभी तक बताया वो सब समझ में आया या नहीं आया? कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लो। नो मैम, नो डिफिकल्टीज। नो डिफिकल्टीज, मतलब ज्यादा ज्यादा इजी लग गया हाँ फाइनेंस अकाउंटिंग? यस मैम। यस, अच्छा चलो, गुड टू नो दिस। ओके, ठीक है, तो मैं वैसे ना अभी आई वुड नॉट बी शेयरिंग दिस फाइल टुडे। मैं चाहती हूँ कि आप लोग पहले खुद थोड़ा सा एक्सप्लोर करो इसको, स्पेशली ये वाले पार्ट को जो गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग है ना, गूगल पे करोगे आपको बहुत कंटेंट मिल जाएगा इसके लिए, कोई इतना मुश्किल नहीं है, बहुत बेसिक है। इसके रूल्स, इसके क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, और इसको हम कैसे अप्लाई कर रहे हैं, ये चीज आपने अच्छे से पढ़नी है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर उसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, ठीक है ओके मैम। ठीक है, देन आई थिंक वी आर गुड टू वाइंड द क्लास नाउ। जी मैम। थैंक यू मैम। चलो, ओके देन, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। ओके। थैंक यू।